नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं दी जाती हैं। इसी कड़ी में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आपके लिए केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, ईएमआरएस, यूपी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी व सभी परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और यदि आए हो हमारे चैनल के ऊपर पहली बार तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के सामने परीक्षा में पूछा गया। कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरज भान सिंह। राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान, ये पुस्तक किसकी है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, देवेंद्र नाथ शर्मा जी की पुस्तक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं पारिजात मंजरी, 4 मौलिक एकांकी नाटक हैं इसमें, अमर भारती, हिंदी भाषा का विकास, तुलसी साहित्य विवेचन और मूल्यांकन, भाषा विज्ञान की भूमिका, छायावाद और प्रगतिवाद, आईना बोल उठा, ब्रजभाषा की विभूतियाँ, ये सभी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं देवेंद्र नाथ शर्मा जी की। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? दुनिया का अनमोल रतन, दुलाई वाली राही, कानों में कंगना। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है ये, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? तो जवाब इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? विकल्प सी, राही कहानी में मांगरूरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राही कहानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में, मृत्यु 1948 में। उसके बाद में जो राही कहानी है, इसमें गरीबों की पीड़ा का वर्णन है। किसका? गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इसमें भूख मिटाने के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुपों पर व्यंग किया गया है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? राही और अनीता, ये 2 इसके प्रमुख पात्र हैं। और ये भीख मांगने वाली मांगरोरी जात से संबंध रखने वाले पात्र राही की कहानी है। ये बात महत्वपूर्ण है। भीख मांगने वाली मांगरोरी जात से संबंध रखने वाले पात्र राही की ये कहानी है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये, आपकी परीक्षा के लिए। ब्लूमफील्ड, एजे एलिस, आइजक पिटमैन, विलियम जोन्स। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो एकमात्र है देवनागरी। ये कथन किसका है? तो आप लोगों का सही जवाब माना जाएगा विकल्प सी, आइजक पिटमैन का कथन है कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो एकमात्र देवनागरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उपन्यास की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय हैं, यानी जो सत्य हैं वो आपको बताने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। उसके बाद में दूसरा कथन है, बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन तत्सम रहित है। बिल्कुल गलत है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला कथन है, मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है, ये बात
सही है। अगला है शेखर एक जीवनी में बिंबों की छवियां दर्शनीय हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है, ये बात गलत है। तो सही हमारे कथन इसमें कौन से हैं? ए, सी और डी, तीन बातें सही हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए माना जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस उपन्यास की भाषा अलंकारमय है तथा तत्सम शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। यशपाल द्वारा रचित दो भागों में झूठा सच उपन्यास की भाषा काव्यात्मक नहीं है, अपितु कैसी है? गद्यात्मक भाषा है। ये सही है इसके बारे में। अगला है राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। और ये उपन्यास राजनीतिक व्यंग्य के कलेवर में है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसे आंचलिक उपन्यासों का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यानी पहला उपन्यास। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। ये दो भागों में प्रकाशित हुआ है और सभी तथ्य आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, यानी सिद्धांत हैं और उनके विचारक हैं। तो देखेंगे हम लोग जो है, सबसे पहले हैं CDW ब्रे। ये किस सिद्धांत के विचारक हैं? तो ये हैं बिंबवाद के। फिर हैं आल्बेयर कामू। ये विचारक किसके हैं? आल्बेयर कामू ये अस्तित्ववाद के हैं। फिर ल्योतार हैं। ल्योतार ये विचारक उत्तराधुनिकतावाद के हैं। कार्ल गुस्ताव जुंग ये मनोविश्लेषणवाद के हैं। यानी CDW ब्रे ये बिंबवाद के हैं, अल्बेयर कामू अस्तित्ववाद के हैं, ल्योतार उत्तराधुनिकता का विचारक है और कार्ल गुस्ताव जुंग ये मनोविश्लेषणवाद के विचारक हैं। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट आपका जो सही होगा विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने, किसने? सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोनोलॉजिस में किया है। इस सिद्धांत को कालांतर में अल्फ्रेड एडलर और जुंग ने और परिमार्जित कर दिया, इसमें और सुधार किए हैं। फिर अस्तित्ववादी विचारक कौन कौन से हैं? सारेन कीरकेगार्ड, मार्टिन हाइडेगर, ज्यापाल सार्त, ग्रेवियल मार्शल, हर्सेल, अल्बेयर कामू, काफ्का, ये सब कैसे हैं? अस्तित्ववादी विचारक हैं। अंग्रेजी साहित्य में बिंबवाद की शुरुआत TE ह्यूम और S फ्लिंट ने किया। उत्तराधुनिकतावादी विचारक ल्योतार, रॉबर्ट बंतेरुई, जेम्स स्टर्लिंग हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामदरस मिश्र के निबंध हैं नेता और अभिनेता, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, बतरस, घर परिवेश। इनमें से कौन कौन से निबंध हैं रामदरस मिश्र जी के? तो देखते हैं हम लोग कौन से हैं। कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश। 3 निबंध हैं इसमें रामदरस मिश्र जी के। कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, यानी BCE ये आपका सही जवाब होगा। विकल्प बी कूट उत्तर के रूप में आपका माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। नेता अभिनेता बरसाने लाल चतुर्वेदी का है। किसका है नेता अभिनेता? ये बरसाने लाल चतुर्वेदी का निबंध है। तथा बतरस ये अमृत राय जी का निबंध है। नेता अभिनेता बरसाने लाल चतुर्वेदी और बतरस अमृत राय का निबंध है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? और ये प्रश्न भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का ये कथन किसके बारे में है? बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, मुंशी प्रेमचंद। तो ये कथन किसके बारे में है? विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी जी के बारे में शुक्ल जी ये बात कहते हैं। उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन किया किशोरीलाल गोस्वामी जी ने और लगभग छोटे बड़े मिलाकर के 65 उपन्यास लिखे हैं।
इन्होंने अपने उपन्यासों का उद्देश्य प्रेम विज्ञान का प्रचार माना है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का उद्देश्य क्या है? प्रेम विज्ञान का प्रचार। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं इनके बारे में? इनके बहुत से उपन्यासों का वर्ण विषय नवयुवकों पर बुरा असर डाल सकता है। शुक्ल जी कहते हैं इनके बहुत से उपन्यासों का वर्ण विषय नवयुवकों पर बुरा असर डाल सकता है। त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, जिंदे की लाश, चंद्रिका या जड़ाऊ, चंपाकली इत्यादि इनके उपन्यास हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में कथनों पर विचार करें। यानी कौन कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है, इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। क्या ये बात सत्य है इसके विषय में? तो हाँ, इसमें यानी भारत दुर्दशा नाटक में मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। अगला है, इसमें कुल 6 अंक हैं। बिल्कुल सही बात है, 6 अंक हैं इसमें। फिर है, इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता और शोषण का चित्रण किया गया है। तो ये भी है, ब्रिटिश राज्य की निर्ममता और शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। संवाद को कथ्य देने यानी कथ्य को गति देने में सहायक नहीं, गलत बात है। इसका प्रकाशन 1881 में हुआ है, ये भी क्या है? गलत है। तो सही आपका कौन है? ए, बी, सी, 3 बातें सही हैं भारत दुर्दशा नाटक के विषय में। और ए, बी, सी किस में है? आपका विकल्प डी में, यही आपका सही उत्तर है। फिर उसके बाद में इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1880 ईस्वी में। कब हुआ है? 1880 ईस्वी में। लक्ष्मी सागर वार्षणी इसका प्रकाशन 1875 मानते हैं। इसके संवाद कथ्य को गति देने में सहायक हैं। नाटक के अंत में यवनिका का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु ने इसे नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। भारतेंदु ने इसे नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है। और बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। और ये भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न है। बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना है? तो भारत दुर्दशा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी निबंधकार हैं और उनके निबंध संग्रह हैं। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले है भारतेंदु जी। भारतेंदु जी का निबंध संग्रह इसमें कौन सा है? बादशाह दर्पण। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध जो है इनमें से कौन सा है? तो वो आपका होगा विचार प्रवाह। बाल कृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा है? राजभक्ति और देशभक्ति। और अध्यापक मूड सिंह का निबंध है यानी आचरण की सभ्यता। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प सी इसमें उत्तर माना जाएगा। फिर उसके बाद में साहित्य सुमन, ये निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। साहित्य सीकर निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रबंध प्रभाकर किसका है? बाबू गुलाब राय का है। आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर उसके बाद में नैरंतर्य और चुनौती, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। नैरंतर्य और चुनौती। वाणी का क्षीर सागर कुबेरनाथ राय का निबंध है। अगली शताब्दी का शहर श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध है। और साहित्य सीकर निबंध तथा आलोचना का संग्रह है। यानी साहित्य सीकर निबंध तथा आलोचना का संग्रह, ये दोनों रूपों में आता है हमारे सामने। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी जो सही कथन है भाषा के विषय में वो आपको बताने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से सही हैं। सबसे पहले है, मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। यानी भाषा क्या है? मनुष्यों में परिवर्तित होती रहती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अगला है, विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, गलत बात है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, ये भी सही है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, यानी ये भी बात सही है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता कहते हैं। फिर अगला है, स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है, ये बात जो है गलत है।
तो आपका सही जवाब इसमें कौन सा है? ACD अर्थात 3 बातें भाषा के विषय में सही हैं। फिर उसके बाद में भाषा की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इंगित सिद्धांत, ये गेस्ट्रल थ्योरी है, डॉक्टर राय ने दिया है इंगित सिद्धांत को। संपर्क सिद्धांत, ये क्वांटिक थ्योरी है, जी रेनवेज ने दिया है। यो हो सिद्धांत, ये श्रम ध्वनि सिद्धांत है, न्यावर यानी न्यारे ने दिया है। धात या इसको रणन सिद्धांत भी बोलते हैं, प्लेटो, हेज और मैक्समुलर जी ने यह सिद्धांत दिया है। तो भाषा की उत्पत्ति के ये प्रमुख सिद्धांत हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी सही कथनों को आपको बताना है। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। तो सिंदूर की होली नाटक में क्या है? वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष पात्र और 2 स्त्री पात्र हैं, ये भी बात सही है। कुल 9 पात्र हैं, 7 पुरुष पात्र और 2 स्त्री पात्र हैं, किसमें? सिंदूर की होली में। फिर है, नाटक के पात्रों के नाम शशकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबरवली, ये गलत है। फिर अगला है, लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है, क्या ये सही है बात? तो ये भी क्या है? बात बिल्कुल गलत है। फिर है, इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है, ये बात सही है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी है? राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने। तो A, B और E 3 बातें सही हैं और वो आपका जवाब होगा विकल्प A, कूट के रूप में माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है सिंदूर की होली, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है और प्रकाशन कब हुआ है? 1934 ईस्वी में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नाटक को समस्या नाटक माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। कैसा नाटक है ये? समस्या नाटक है। इसके पुरुष पात्र कौन है? रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, डॉक्टर। स्त्री पात्र है चंद्रकला, मनोरमा, मुरारी लाल, डिप्टी कलेक्टर है ये। फिर चंद्रकला का कथन है, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई। क्या कहती है चंद्रकला? तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई है। ये कथन किसका है? चंद्रकला का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन से कथन सही हैं इस चीफ की दावत कहानी के विषय में। चलिए हम लोग देखते हैं सही कौन से हैं। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, यानी ये जो कहानी है व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का ये कहानी प्रतिकार करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, ये गलत है। मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करने वाली ये कहानी है। फिर अगले कथन है, माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है ये कहानी। तो यहाँ क्या है? माता के प्रति प्रेम और सम्मान के भाव को प्रकट नहीं करती ये कहानी है। माता को तो इसमें छिपाया जाता है, उपेक्षा की जाती है उनकी, इसलिए गलत है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण है, ये बात सही है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण इसमें किया गया है, तो यानी ACD 3 बातें सही हैं। किसमें है? कौन कौन से कथन सही हैं इसमें? A, C और E है, 3 बातें हैं। किसमें है ये? विकल्प D में, और यही आपका सही जवाब माना जाएगा, विकल्प D इस कहानी के विषय में। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। चीफ की दावत थी, कहाँ थी चीफ की दावत? मिस्टर श्यामनाथ के घर पर। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े हरियाते भागी भरिया, यह गीत मिस्टर श्यामनाथ की माँ ने गाया था। किसने गाया है? मिस्टर श्यामनाथ की माँ ने यह गीत गाया है, हरियाणी माए हरियाणी भेड़े हरियाते भागी भरिया।
इसमें फुलकारी का भी जिक्र है। श्यामनाथ अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। तो बड़ी ही शानदार कहानी है। अगर इसको नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। फिर है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, ये आवाहन कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? श्रद्धा, लज्जा, इड़ा, आशा। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, ये आवाहन कामायनी महाकाव्य के किस सर्ग में मिलता है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न में? विकल्प ए यानी श्रद्धा सर्ग का ये आवाहन है, उसकी पंक्ति है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इसमें 15 सर्ग हैं और श्रद्धा इसका तीसरा सर्ग है, उसी में ये पंक्ति आती है, शक्तिशाली हो विजयी बनो। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। कामायनी महाकाव्य की अन्य प्रमुख पंक्तियां हैं। अरि व्याधि की सूत्र धारणी, ये चिंता सर्ग से है। इंद्र नीलमणि महाचषक था, ये आशा सर्ग की पंक्ति है। अणुओं को है विश्राम कहाँ, ये काम सर्ग से पंक्ति है। राशि राशि बिखर पड़ा है शांत संचित प्यार, ये चिंता सर्ग से पंक्ति है। था एक पूजता देहहीन, था एक पूजता देहहीन, ये ईड़ा सर्ग से महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? पत्रिकाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों के पहले से बाद के क्रम में लगाना है। महत्वपूर्ण पंक्ति यानी क्या है? पहले है संपादक लोग हैं, यानी किसने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की है? राजा रामपाल सिंह, सदानंद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, केशव राम भट्ट। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सी यानी प्रताप नारायण मिश्र। फिर कौन आएगा? डी यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। फिर कौन आएगा? केशव राम भट्ट यानी ई। उसके बाद में कौन आएगा? सदानंद मिश्र यानी कि बी। फिर कौन आएगा? राजा रामपाल सिंह यानी कि ए। तो ये आपका होगा उत्तर सी डी ई बी ए। तो ये किस में है? आपका विकल्प बी में, ये आपका जवाब है। फिर हम लोग देखते हैं पत्रिकाओं और इनके प्रकाशन को। तो बिहार बंधु के पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1872 में। संपादक कौन है? केशव राम भट्ट। सार सुधानिधि का प्रकाशन वर्ष है 1879। संपादक है सदानंद मिश्र। और आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन है 1881। संपादक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन है 1883। संपादक है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन है 1883। संपादक है राजा रामपाल सिंह। ये सभी पत्रिकाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और एक पत्रिका परीक्षा में आपसे अवश्य पूछी जाएगी, उसका प्रकाशन भी पूछा जा सकता है। फिर है हिंदुस्तान पत्रिका 1883 ईस्वी में इंग्लैंड से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक काला कांकर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के राजा रामपाल सिंह थे। 1885 में ये पत्रिका काला कांकर से प्रकाशित होने लगी थी और इसके प्रथम संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। ये महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए। उसके बाद में बिहार बंधु 1872 ईस्वी में कलकत्ता से ये जो है पंडित मदन मोहन भट्ट द्वारा साप्ताहिक रूप में संपादित होती थी। 1874 में ये पटना से प्रकाशित होने लगी और ये बिहार से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र भी रहा है। कौन? बिहारी बंधु। और पंडित मदन मोहन भट्ट इसके संस्थापक संपादक थे। केशव राम भट्ट इसके संचालक संपादक थे। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की हैं? आपसे पूछा जा रहा है लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? तो देखते हैं हम लोग इस यात्रा में ये रचना लीलाधर जगूड़ी की है। दीवारों पर खून से ये रचना नहीं है। फिर है भय भी शक्ति देता है, ये रचना लीलाधर जगूड़ी की है। रंग खतरे में है, ये रचना इनकी नहीं है। नाटक जारी है, ये रचना भी लीलाधर जगूड़ी की है। यानी इस यात्रा में ए। फिर है भय भी शक्ति देता है यानी सी। नाटक जारी है यानी कि ई। ये तीन रचनाएं हैं लीलाधर जगूड़ी की।
इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है। तो ACE कहाँ पर है आपका? विकल्प सी में, और यही आपका उत्तर कूट के रूप में जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीवारों पर खून से चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह। किसका? चंद्रकांत देवताले का। इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है, ये लीलाधर जगूड़ी के काव्य संग्रह हैं। फिर उसके बाद में लीलाधर जगूड़ी के काव्य संग्रह की पंक्तियां जो है हम लोग देखते हैं। शंखमुखी शिखरों पर, यानी क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं लीलाधर जगूड़ी जी के। शंखमुखी शिखरों पर रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद, ये सब क्या है? लीलाधर जगूड़ी के काव्य संग्रह हैं। और देखते हैं फिर हम लोग महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका, जितने लोग उतने प्रेम। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी के। और लीलाधर जगूड़ी से भी एक रचना कहीं न कहीं अवश्य परीक्षा में पूछी जाती है। फिर चंद्रकांत देवताले की रचनाएं देखते हैं हम लोग, उनके काव्य और काव्य संग्रह। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच। तो ये सभी काव्य संग्रह किसके हैं? चंद्रकांत देवताले जी के। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए आप लोग। आप सभी लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को प्रतिदिन आकर के कक्षा में वॉच करते हैं। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। हम आपको मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।